Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is, what is the doctrine of separation of power? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्तियों का पृथक्करण. देखिए किसी भी सिस्टम के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ये तीनों ही जब तक अपने अपने मैटर्स में फ्री रहेंगे, इनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, तभी ये जो है अच्छे से काम कर पाएंगे. लेजिस्लेटिव से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ लॉ मेकिंग का ही काम करेगा. जुडिशरी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करे, अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और अगर कोई लॉ की वायलेशन करता है तो उसको वहाँ पे पनिश करे. एग्जीक्यूटिव का काम इन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करना होता है. तो एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन शुड बी फ्री फ्रॉम ईच अदर. अगर वो एक दूसरे से फ्री नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत जो है हो सकती है. इसको स्टार्ट करते हैं हम. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एंशिएंट कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट इज नाउन फ्रॉम द टाइम ऑफ मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट. तो ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है. इसके जो फादर जो हैं वो मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं. वंडरविल कंसिडर्ड एरिस्टोटल एज इट्स फाउंडर. इसके अलावा और भी हैं, वंडरविल हैं जो एरिस्टोटल को इसके फादर मानते हैं. Aristotle's book Politics describe about the concept of Locke is also considered to have playing important role. Locke बुक सिविल गवर्नमेंट एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ पावर. तो देखिए ये बहुत ही जो एंशियंट कंसेप्ट है. इसको मॉन्टेस्क्यू ने, अरिस्टोटल ने, लॉक ने, सभी ने जो है अपनी बुक्स में प्रेस्क्राइब किया है. सो वी कैन से इट्स अ वेरी एन एशियन कंसेप्ट. The basic feeling behind the enforcement of doctrine of separation of power is to present centralization of all the power of administration under the वन कॉरपोरेशन. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो भी पावर्स हैं वो उनका सेंट्रलाइजेशन किसी एक कॉरपोरेशन के हाथ में, किसी एक विभाग के हाथ में ना हो जाए. इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज. क्योंकि अगर ये सारी पावर्स किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगी, एक ही कॉरपोरेशन के हाथ में आ जाएंगी, एक ही ऑर्गन के पास आ जाएंगी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़ की ज़्यादा रहेगी. बिकॉज अनएफिशिएंट एंड डिक्टेटर सेपरेशन पावर्स शुड बी बिटवीन द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है आने की पॉसिबिलिटी जो है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में हो सकती है. मीनिंग क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद इन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट में क्या होता है, एक्चुअल में जो पावर्स होती हैं सिस्टम की वो तीन पार्ट में, तीन विभागों को दे दी जाती हैं. लेजिस्लेचर को कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव को उनकी इंप्लीमेंटेशन करने की, और जुडिशरी को जो है उनकी इंटरप्रिटेशन करने की. It also means that the powers should not get centralized in one organ or the corporation because it increases the possibility of misuse of power and administration become inefficient. इसका एक और भी मतलब है कि पावर जो है सेंट्रलाइज ना हो जाए किसी वन ऑर्गन में, किसी वन कॉरपोरेशन में, अथवा ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देगी कि उस पावर का मिस यूज़ हो सकता है और इनएफिशिएंसी जो है आ सकती है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट इन देयर एरियाज. विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने एरियाज़ में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. नो वन शुड इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ अदर्स एंड दिस इज द मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्ट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. एक दो कोई भी भाग जो एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस ना करे, यही जो है सेपरेशन ऑफ पावर का जो है मेन मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट यहाँ पे है. तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में यही एक्सपेक्ट किया जाता है. इंडिया में जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे पास पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबली, वो कानून बनाती हैं. अब ये कानून बनाने का काम अगर एग्जीक्यूटिव करेगा या जुडिशरी वहाँ पे करेगा तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे इंटरफेरेंस मानी जाएगी. जस्टिस करने का जो काम है वो जुडिशरी का है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे पास है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारे पास हैं. लॉ की इंटरप्रिटेशन करने का काम उनका है. अगर इनकी इंटरप्रिटेशन जो है लेजिस्लेटिव करने लगे तो उनको हमेशा वो अपने तरीके से ही करेगी जो उनका पर्पस होगा उस लेजिस्लेटिव को, उस लॉ को बनाने का, तो मिसयूज़ होगा. तो इस तरीके से जो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. Briefly, it could be said to protect the freedom and independence of the person, it shall be justified to distribute powers among different organs
सो दैट नो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इनएक्टिव एंड डिक्टेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि मेन पर्पस क्या है, इंडिपेंडेंस जो है पर्सन की, उसको फ्री और प्रोटेक्ट करना है। इट शैल बी जस्टिफाइड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये बहुत ज़रूरी है कि जो पावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो डिवाइड कर दी जाएँ, सो दैट नो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इनएक्टिव एंड डिक्टेटर। तो कोई भी पार्ट जो है वो ना तो इनएक्टिव होगा ना ही वो डिक्टेटर बन सकता है। अ सिमिलर थॉट इज ऑफ वेड एंड फिलिप्स। अकॉर्डिंग टू देम देर आर 3 मीनिंग्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो वेड एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर के 3 बेसिक मीनिंग यहाँ पे निकलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पर्सन शुड नॉट फॉर्म मोर देन 1 ऑर्गन आउट ऑफ द 3 ऑर्गन। तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके पास एक पावर है वो एक से ज़्यादा ऑर्गन में काम नहीं कर सकते या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन वो नहीं बना सकते। इट क्लियरली मीन 1 पर्सन और मोर ग्रुप ऑफ पर्सन शुड नॉट परफॉर्म टुगेदर द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इससे ये बात क्लियर है कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है मिल के सारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फंक्शन नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स इट कुड बी सेड दैट लेजिस्लेटिव कुड नॉट परफॉर्म द टुगेदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शन। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो विधान पालिका है वो सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, वो लेजिस्लेटिव का फंक्शन भी करे, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन भी करे, जुडिशरी फंक्शन भी वो करे। मीन कि एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऑर्गन को चलाएंगे, इसके ज़्यादा बाकी ऑर्गन के काम वो नहीं करेंगे। 1 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ अनदर ग्रुप। तो एक ऑर्गन जो है जैसे लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के फंक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि 1 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ अदर गवर्नमेंट। ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज बाय रिमेनिंग इंडिपेंडेंट इन देयर ऑन एरियाज। तो जितने भी ऑर्गन गवर्नमेंट के, ये 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो है अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे और दूसरे ऑर्गन की जो है इंटरफेरेंस से जो है यहाँ पे फ्री रहेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी इंटरफेयर इन दिस वर्क। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके के वो जो है इंटरफेरेंस वहाँ पे ना करें। सोचिए इंडिया में अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन में पार्लियामेंट के लोग या सरकार के लोग जो है वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या एक आम इंसान को जस्टिस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो उनके मैटर में किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। 1 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अदर। एक ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को जो है क्या करेगा? किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो हर एक ऑर्गन जो है अपने अपने मैटर में फ्री होगा और वो दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगा, एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को भी परफॉर्म नहीं करेगा। यही सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक कंसेप्ट है। अबव एनालिसिस शोज दैट द सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चरल एंड एक्चुअल सेपरेलिज्म। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है स्ट्रक्चर और एक्चुअल सेपरेलिज्म की बात करता है। इन एन आइडियल एंड वेलफेयर स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी कंप्लीट। एक आदर्श वेलफेयर स्टेट में जो है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है। दो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज propounded इन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट फाउंड इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे नहीं है। द डॉक्ट्रिन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्लियरली देख सकते हो। वहाँ का जो आर्टिकल 1 है, ऑल द लेजिस्लेटिव पावर हैव बीन इन गल्फ अपॉन द पार्लियामेंट। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होंगी वो पार्लियामेंट के पास होंगी। आर्टिकल 2 इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होंगी और आर्टिकल 3 बोलता है कि जुडिशरी पावर जो है जुडिशरी पावर जो होंगी वो जुडिशरी के पास होंगी, सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की जो जुडिशल सिस्टम उनके पास होंगी। तो एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो प्रैक्टिकली किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द एक्सरसाइज देयर पावर्स, 1 ऑर्गन्स डज नॉट इंटरफेयर विद द अदर्स। सारे जो विभाग होंगे वो अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे के विभागों के कामों में इंटरफेरेंस वो वहाँ पे नहीं करेंगे। किलबॉर्न वर्सेस थॉमसन
1881 का केस है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर इज मैंडेटरी। तो इन्होंने इस केस सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सफलता के लिए जरूरी है कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट मैंडेटरी किया जाए। सम जूरिस्ट हैव ऑल्सो सेड दैट द अमेरिकन इंस्टेड of the separation of power there is a classification of power so that check and balance is maintained between the three organs। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है और इसी से जो है चेक एंड बैलेंस होता है तीनों ऑर्गन्स में, ताकि वो उन पे रोक भी लगी रहती है और बैलेंस भी पावर्स का वहाँ पे बना रहता है। अब ये तो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कि क्या है और कहाँ से ये आया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है ये हम यहाँ पे देखेंगे। द सिचुएशन इज नॉट क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट से सिचुएशन क्लियर नहीं है। When the proposal to include doctrine of separation of power in the Constitution of India was laid down before the Constituent Assembly, then it is said that it was intentionally not accepted। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हो रही थी उससे रिलेटेड डिबेट हो रही थी तो इससे रिलेटेड जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करने का ज़्यादा ध्यान था। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड दैट स्टेट शुड टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो आर्टिकल 50 है जो कि डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट है और वहाँ पे ही सिर्फ ये लिख रखा है कि स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए जिससे जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग रहे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को नहीं देखेंगे। If we minutely observe that we will and that separation of power has not been exactly included in the Constitution of India, we do find numerous such examples। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इंडिया में नहीं है तो उसके बड़े सारे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। देखिए Article 53 provides executive power to the center to the president and executive power to the state to the governor, but at the same time Article 74 provide a council of ministers for the aid and advice of the president। Similarly, Article 163 provides for the aid and advice of the governor। A council of ministers thus it shows that the president act on council of minister and therefore he is not the actual executive head। Council of minister is formed from the member of the parliament and they are responsible to the parliament। तो देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 के अंडर सेंटर की पावर है सारी जो है प्रेसिडेंट के पास है और स्टेट की पावर सारी गवर्नर के पास होती है। लेकिन 74 सेक्शन और 70 आर्टिकल सेक्शन सॉरी नहीं सेक्शन नहीं आर्टिकल 163 के अंडर प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस पे काम करेगा किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये पार्लियामेंट से आते हैं। सो देखिए पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव का पार्ट है और एग्जीक्यूटिव पार्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है कोई भी काम विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ और विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, जो कि पार्लियामेंट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस दोनों ऑर्गन्स में हो रही है। एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में जो है लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस वहाँ पे है। आर्टिकल 123 प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन विच हैव द सेम इफेक्ट ऑफ लॉ। दिस प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट विद द लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू अध्यादेश इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो और उस ऑर्डिनेंस की सेम वही वैल्यू होती है, एक लॉ की तरह ही उसका इफेक्ट होता है। लेकिन लॉ बनाना तो लेजिस्लेटिव का काम है। सो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव के मामले में इंटरफेरेंस कर रहा है। आर्टिकल 356 प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद द पावर टू डिक्लेयर द एमरजेंसी इन द स्टेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड and during the emergency he has power to legislate on the stateless matter। आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहाँ पे एमरजेंसी लगा सकता है। एंड ही हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, और जो स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं उन पे कानून बना सकता है। दस इट इज़ ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो प्रेसिडेंट का जो फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेकिन जब वो एमरजेंसी किसी स्टेट में लगा देता है तो वहाँ के जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो प्रेसिडेंट करना स्टार्ट कर देता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी लॉ हैं उन पे कानून बना सकता है। तो ये फंक्शन तो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट की, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो रहा है।
द प्रेजिडेंट सम टाइम ऑल्सो परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शन लाइक, तो प्रेजिडेंट जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कई बार जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सच डिसीजन टू बी फाइनल। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण वो कर सकता है, उनको डिस्क्वालीफाई वो कर सकता है आर्टिकल 103 के अंडर, और उनका डिसीजन फाइनल होगा। तो ये फंक्शन लेजिस्लेटिव का होना चाहिए, जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए। जुडिशियल डिसाइड करेगी कौन डिस्क्वालीफाइड है या कोई नहीं है। प्रेसिडेंट शैल सॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द एज ऑफ जज, जजों की एज से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं आर्टिकल 103 के अंडर, उनके डिस्प्यूट को प्रेसिडेंट सॉल्व करता है। ये किसको सॉल्व करना चाहिए? जुडिशरी को। प्रेसिडेंट पार्डनिंग अ कन्विक्ट, आपने देखा है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन कई बार वो जो कन्विक्ट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा दे रखी है आर्टिकल 72 के अंडर, वो उसको पार्डन कर सकता है। पार्डन करने का काम किसका होना चाहिए? जुडिशरी का होना चाहिए। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू पनिश अ पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पार्लियामेंट की अवहेलना करने के लिए उसको दंडित वहाँ पे कर सकता है, जी, जो कि जुडिशियल फंक्शन है। तो प्रेसिडेंट बड़े सारे जुडिशियल फंक्शन भी वहाँ पे करता है। इट मीन्स यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इंटरफेरेंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स with each other. Constitution has some other similar provision which provide one organ of the administration the powers to the other organ. The above also shows that the Constitution of India has not accepted complete and rigid doctrine of separation of power, but it has explained the difference of the functions of various organs of the government. तो इन सभी बातों से ये क्लियर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिजिड कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को अडॉप्ट नहीं किया है। हालांकि इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। पार्लियामेंट कानून बनाने का काम करती है, स्टेट असेंबली कानून बनाने का काम, लेजिस्लेटिव फंक्शन करती है, जुडिशरी जस्टिस का काम करती है, और एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लॉ की इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। लेकिन रिजिड और स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। राम जाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1955, Supreme Court also said that in Indian Constitution, though the doctrine of separation of power has not been rightly accepted, even then the power and liability of three organs of the government has been clearly mentioned. तो इस केस में साफ बोला गया था कि हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है रिजिडली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक गवर्नमेंट के हर एक विभाग की जो है राइट्स, पावर्स एंड लाइबिलिटीज जो है क्लियरली मेंशन है। A proposal was also set down before the Constitution Drafting Assembly for the inclusion of doctrine and separation of power, but finally it was disposed of, and main reason for it was the establishment of parliamentary form of the democracy in India. इसका प्रपोजल भी जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ड्राफ्ट असेंबली ने रखा था कि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है लाइक ब्रिटिश सिस्टम, तो इस वजह से जैसे ब्रिटिश सिस्टम में जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर AIR 1959 का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। It is correct that the Constitution provides distribution of power between the legislative, executive, and judiciary, but it is not a part of the Constitution like the way in the American Constitution. Almost similar view has been expressed in the case Uday Ram Sharma versus Union of India AIR 1968। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है सेपरेशन ऑफ पावर का। इट इज़ करेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं करता है जिस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सिमिलर व्यू जो है उदय राम शर्मा वसी यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में भी बोलेगी। In all, it can be said by the distribution of power between the three organs of governance, our constitution has accepted the doctrine of separation of power so that, तो अब सारी बातों को हम ये बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्री ऑर्गन जो है वो इंडिया में है। इंडिया ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कंसेप्ट किया है, लेकिन रिजिडली एक्सेप्टेड नहीं किया है। थ्री ऑर्गन मे नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर एरियाज, ये हमारा सिस्टम भी बोलता है कि ऑर्गन जो विभाग जो है वो एक दूसरे के इंटरफेरेंस से फ्री रहें, चेक एंड बैलेंस इसमें मेंटेन रखा जाए, और देयर मे बी नो इफेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी, और किसी भी तरीके से जुडिशरी में तो कोई भी जो है एग्जीक्यूटिव का इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो ये है आपके पास कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का।
होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।